केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मोदी कैबिनेट के उन मंत्रियों में से हैं जिन्होंने नए कश्मीर के निर्माण में बहुत अहम योगदान दिया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो नया कश्मीर हम और हमारे दर्शक देखते हैं, ये जो बदला बदला सा कश्मीर देखते हैं, ये जो हमारा कश्मीर देखते हैं, उसके बारे में आपसे बेहतर भला कौन बता सकता है? क्योंकि जब मैं आपसे ये बातें कर रही हूं तो मैं उन नेताओं के बारे में भी सोच रही हूं जो दिल्ली में बैठकर ट्वीट के माध्यम से कश्मीर के भले का दिलासा देते हैं या दिखावा करते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूं ग्राउंड रियलिटी आपके माध्यम से हम हमारे करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला है अपने बिजी स्केड्यूल से जी न्यूज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद धन्यवाद अदिति। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि कश्मीर में अगर मोदी सरकार के पिछले 6 सालों की मैं यहाँ पर बात करूं तो पूरा कायाकल्प कर दिया आपने, सब पलट कर रख दिया है, सब बदल दिया है। ये जो सभी बदलाव हैं, सबसे पहले तो आपका दृष्टिकोण इन बदलावों को लेकर। मैं तो ये समझता हूं कि प्रश्न ये होना चाहिए कि 70 वर्ष हमें इंतजार क्यों करना पड़ा इस एनैमली को करेक्ट करने के लिए, इस कोताही को दुरुस्त करने के लिए। एक जिसे मैंने कहा था मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री, जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद हुआ और उसे 70 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि शायद विधाता की ये इच्छा थी कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करें और फिर इस बात का प्रायश्चित हो। लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसे आपने इशारा किया कि वो लोग जो ट्वीट करते हैं उनमें से एक ने भी ये ट्वीट नहीं किया अदिति जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि वो 370 को हटाने के हक में है कि नहीं है। वो दाएं बाएं की बात करते, कोलैटरल बात करते, अरे साहब स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, अरे साहब ये रोना धोना किसी और बात का, लेकिन जो मूल विषय है उस पर कभी आते ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मन ही मन में इस देश का प्रत्येक नागरिक इस निर्णय के हक में है। बल्कि ये निर्णय तो उनकी सरकारों के द्वारा हो जाना चाहिए था। वास्तविकता ये है कि सन 1964 और कई बार ये विषय आया, 1964 में तो एक व्यापक चर्चा बहस हुई थी लोकसभा में जब शास्त्री जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी के स्वर्गवास के बाद, और उस समय तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा थे और उन्होंने स्वयं कहा था कि समय आ गया है इसके जाने का, ये संवैधानिक परिवर्तन करने का, अब हमें कुछ समय दीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर दुर्भाग्यवश हिंदो पाक युद्ध हुआ और फिर शास्त्री जी चल पसे और फिर घटनाक्रम ही बदल गया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये वो दल है जो मन ही मन ये मानते हैं कि इसमें लॉजिक है, ये होना चाहिए था, ये कर नहीं पाए क्योंकि शायद इनमें वो साहस नहीं था, वो इच्छा शक्ति नहीं थी, और शायद एक अपीसमेंट की राजनीति जो ये कर रहे थे, वंशवाद की, परिवारवाद की, उसके वो अनुकूल नहीं था। लेकिन इसीलिए इसका प्रमाण ये है, आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा आपके माध्यम से कि ये खुल करके आए, सार्वजनिक तौर पर ये कहें कि यदि कल ये सत्ता में आते हैं, हालांकि उसकी संभावना कुछ है नहीं, लेकिन कभी आए तो ये इलेक्शन का मुद्दा बना करके ये इलेक्शन में आए कि हम 370 को फिर से बहाल कर देंगे, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। ये कोलैटरल इश्यूज की बात करते हैं, मूल विषय को नहीं छूते, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि ये जनता की इच्छा थी जिसकी इन्होंने अवहेलना की, इसीलिए जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया। सर, सवाल ये भी है कि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि नया कश्मीर, बदला बदला सा कश्मीर, हमारा कश्मीर, तो जिस नए कश्मीर का निर्माण शुरू हुआ, एक तरफ हम देखते हैं कि वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप कश्मीरी युवा को सुनिए या फिर मैं भूल नहीं सकती जो कोटा आकर लड़कियां कोचिंग ले रही थी, कश्मीरी लड़कियां, उन्होंने ये कहा कि अब हमें ये भरोसा मिला कि हम तक मदद पहुंची है, यानी हम सेफ हैं। ये दिल्ली की सरकार को लेकर उनका कमेंट था, क्योंकि हमें तमाम रिपोर्ट्स आई थी तब। तो युवा हो, लड़कियां हो, आवाम हो, सबका भरोसा अब दिल्ली में बैठने वाली सरकार पर बढ़ा है। आपको इसके पीछे वजह क्या लगती है? खास वजह क्या है कि आप इस विश्वास को जीत पाए हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया अदिति जी, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंची है। पहली बार एक ऐसी सरकार है और एक ऐसी शासन प्रणाली है यूटी के अंतर्गत और केंद्र के देखरेख में, जो ईमानदारी और प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, जिसका कोई अपना एजेंडा नहीं है, जिसमें वंशवाद और परिवारवाद नहीं है, जिसमें पक्षपात नहीं है। मुझे हर्ष होता है ये कहते हुए कि अभी 10,000 पदों की जो एडवर्टीजमेंट निकली है यूटी सरकार के द्वारा अभी 2 ही दिन पहले, उसमें बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन होने वाली है। अब देखिए,
भारत सरकार में और डीओपीटी के साथ मैं भी संबंधित हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी थी। नहीं तो इतना भेदभाव होता था, पक्षपात होता था कि मंत्री लोग, दूसरे अधिकारी लोग कुछ अन्य कारणों से कहीं लेने देने की बातें भी आती थी। जिस बच्चे को, जिस युवा को 100% राइटिंग रिटर्न में नंबर मिलते, उसको फेल कर दिया जाता और किसी दूसरे को ओरल के माध्यम से लाया जाता था। अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। भारत के युवाओं को जिस प्रकार मोदी सरकार के चलते एक समान अवसर मिलने का एक प्रावधान कायम करने का प्रयास किया गया है, वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। आज वो पहली बार वहाँ लागू हुआ है। लगभग 800 ऐसे कानून, और केवल युवाओं के लिए ही नहीं, राजनीतिक सशक्तिकरण का कार्य भी अभी हुआ है। ये मुख्यमंत्री जो यहाँ ट्वीट कर रहे हैं, इनको पूछिए, इनकी बहनें खुद प्रॉपर्टी राइट से वंचित थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लूंगा तो एक विवाद का विषय बनेगा और रात को 9 बजे डिबेट हो जाएगी, हमारा नाम खामखा बीच में आ जाएगा। लेकिन हकीकत ये है, ये ट्वीट करने वाले नेताओं ने अपनी बच्चियों, अपनी बेटियों, अपनी बहनों को प्रॉपर्टी राइट से वंचित होने दिया, केवल इसलिए कि उनको सत्ता का लोभ था, सत्ता की वासना थी। कितना घोर पाप हो रहा था, कितना घोर अन्याय हो रहा था। ये उससे पहली बार निजात हासिल हुई है। इसलिए युवाओं का, आज का युवा ये मानता है कि हर काम सरकार पूरा नहीं कर सकती, 100% कोई कार्य पूरा हो नहीं सकता। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो 24 घंटे 365 दिन बिना अपने किसी स्वार्थ के पूरी तरह से न्याय मिले इस लक्ष्य को लेकर के समर्पित है। और इसलिए पहली बार पिछले 5, 6, 8 महीनों में विशेषकर जब से वहाँ पर व्यवस्था बदली है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये लगा, और जो मानसिक उनका एक खला बन गई थी, जब जम्मू कश्मीर का युवा दिल्ली में आता या हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में जाता तो उसको ऐसे देखा जाता है, कह रहे तुम तो स्पेशल स्टेटस वाले हो, तुम कैसे हो, और वो भी दूसरों से अपने आप को असमानता का एहसास से मिला करता। अब वो बात जाती रही। अब एक ही व्यवस्था है, एक ही विधान है और एक ही न्याय प्रणाली है, जिसकी देख रेख सीधे सीधे मोदी जी की नज़र में है। साथ ही हमने बहुत रिसर्च की डेवलपमेंट वर्क को लेकर सर, तो उसमें मैं देख रही थी कि 80,000 करोड़ का तो पैकेज ही है डेवलपमेंट वर्क के लिए, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। इसके अलावा जो पावर प्रोजेक्ट्स थे, मैं सितंबर 2019 से अगर शुरू करूं तो तब से 15 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा 20 अदर्स जिनकी वर्थ की अगर बात करूं, अगर मैं पैसे उनमें जो लगाए गए उनकी बात करूं तो वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है। इसके अलावा 180 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं इस फिस्कल में, खासतौर पर पब्लिक वर्क सेक्टर की बात कर रही हूँ यहाँ पर। लिस्ट लंबी है, लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि जनता भरोसा करती है, जनता भरोसा करती है, कश्मीर की लड़कियां भरोसा करती हैं, कश्मीर का युवा भरोसा करता है, तो कांग्रेस के नेताओं को यह भरोसा क्यों नहीं हो पाता? उनकी आंखों पर विचारधारा की कौन सी पट्टी है? बहुत अच्छा लगा मुझे अदिति जी आपने ये प्रश्न किया, और पहली बार दिल करता है आपकी प्रशंसा करने को कि बहुत कम ऐसे पत्रकार होते हैं जो विकास कार्यों को गिनवाते हैं। अन्यथा बहुत से ऐसे कहते हैं कि हमें दिखकर भी नहीं दिख रहे। मेरे अपने चुनाव में एक ऐसा भी समुदाय था जिन्होंने इस बात को ही नकार दिया कि कोई विकास कार्य हुआ। हालांकि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 मेडिकल कॉलेज बने हैं 5 वर्ष में, जो एक इतिहास है। और जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए वो तो अपनी जगह, इसके अतिरिक्त तो 40 वर्ष से रुके हुए प्रोजेक्ट थे। शाहपुर कंडी का एक प्रोजेक्ट है, 40 वर्ष से रुका पड़ा था। इरिगेशन का प्रोजेक्ट जो बॉर्डर एरियाज पंजाब के गुरदासपुर और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले को सिंचाई और बिजली मुहैया करने वाला प्रोजेक्ट, उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिसके ना बनने के कारण सारा का सारा पानी पाकिस्तान में जा रहा था, वो अब निर्माणित होने जा रहा है। तो ये सारे कार्य जिन लोगों ने हमें वोट देना था उनको दिखते थे, लेकिन हमारे विरोधियों को नहीं दिखते थे। और विरोधियों के झांसे में कुछ लोग जो आ जाते थे, हमारे पत्रकार मित्र, उनको भी नहीं दिखते थे। लेकिन जिनको ने जो जिस दिन हमारे चुनाव की घोषणा का वो नतीजा घोषित हुआ और रिकॉर्ड विक्ट्री हुई है इस बार हमारी, 3,58,000 से अधिक विक्ट्री मार्जिन, जो आज तक का सबसे अधिक का विक्ट्री मार्जिन था, तो मैंने यही एग्जैक्टली इसी शब्दावली का उपयोग किया था कि ये वोट उन नौजवानों ने डाला है जो 45-46 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े होकर के जो हमारे द्वारा निर्माणित पुल है वहाँ पर सेल्फियाँ खींचा करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज युवाओं का भारत है। शायद हम इस बात को भूल जाते हैं, और युवा हर बात को परखता है। वो अपने माता पिता के कहने पर भी तर्क के बिना बात से कन्विंस नहीं होता। उनको इन विकास कार्यों का लाभ मिलेगा। आपने शिक्षा संस्थानों की बात की, देखिए कितनी बड़ी विडंबना थी। मोदी जी ने 2 एम्स दिए, मुझे लगता है कि वाहिद एक
मात्र यूनियन टेरिटरी होगी भारतवर्ष में। बाकी तो यूनियन टेरिटरीज में एक भी एम्स नहीं है, सिवाय शायद एक चंडीगढ़ में पीजीआई है, एक पौंडीचेरी में जिप में है, यहाँ 2 एम्स। लेकिन विडंबना ये कि पढ़ाने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपने इस प्रकार की संविधानिक बंदिशें करके रखी थी कि बाहर से कोई प्रोफेसर पढ़ाने ना आए। अगर वो आए तो फिर उसको कह दो कि भैया अब मेडिकल कॉलेज 8-8, लेकिन कोई बाहर से प्रोफेसर आए तो उसको कहना कि तुम भाई 30-35 साल हमारी सेवा करो, फिर सेवानिवृत्त होकर के कहीं जाके अपना बसेरा बसा लो, हमें तो कोई जिम्मेवारी नहीं, बच्चे तुम्हारी यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते, शिक्षा संस्थानों में दाखिला नहीं ले सकते। आज वो भी प्रावधान जाता रहा जो नया डोमिसाइल रूल आया है। और मुझे विश्वास है इसके माध्यम से, इसके चलते आने वाले समय में शिक्षा संस्थानों का विकास होगा, इंडस्ट्री का विकास होगा, हमारे स्वास्थ्य सेक्टर का विकास होगा। ये सारी बातें जो आज से कई वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी, जो पिछड़ गई थी इन आर्टिफिशियल बैरियर्स के कारण, उनकी अब पूर्ति करने का समय आया है। मेरा सवाल आपसे, जो कांग्रेस के नेताओं पर जो विचारधारा की पट्टी है, अब मैं सवाल को और आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि कांग्रेस के नेता अब इशारों में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलवामा में जिस बड़े हमले को टाला गया सर, इशारों में कांग्रेस पार्टी के नेता ये सजेस्ट कर रहे हैं कि उसकी तैयारी सेना और हमारे सुरक्षा बलों ने की। कुल मिलाकर जिस कश्मीर और कश्मीरियत की बात ये लोग करते आए थे, या इसकी जिसकी कश्मीरियत की सियासत करते आए थे, वो आज खुश क्यों नहीं है? इनका एजेंडा क्या था? इनका एजेंडा था कि अलगाववादियों के हाथों में ही खेलता रहे कश्मीर, या फिर आत्मनिर्भर कश्मीर? देखिए अदिति जी, ये जो कह रहे हैं उससे ये स्वयं भी मुतमईन नहीं है, उससे स्वयं भी कन्विंस नहीं है, और इनके बच्चे भी कन्विंस नहीं है। ये मात्र राजनीति की खातिर कह रहे हो, तो इनके परिवार वाले भी कहते हैं हाँ साहब पापा अपनी राजनीति कर रहे हैं, करने दीजिए, लेकिन बच्चे जागरूक हैं, वो कन्विंस नहीं है। अब इनसे ये पूछ लीजिए, ये बात कर रहे हैं कश्मीरियत की। कश्मीरियत क्या है? कश्मीरियत की परिभाषा है कॉम्पोजिट कल्चर, जो यूनिक था कश्मीर में, जो मिश्रण था 2 समुदायों के बीच में, 2 धर्मों के बीच में। लेकिन आपने 1989-90 में पूरे के पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय को रातों रात अपनी रसोई चूल्हा छुड़ा करके भगेड़ डाला वहाँ से, तो कहाँ रह गया कंपोजिट कल्चर? तब आप मूक दर्शक बने रहे। तो जिन लोगों ने कश्मीर के कश्मीरियत को नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य किया है, वो आज उसकी दुहाई दे रहे हैं और ये समझते हैं कि हम भूल गए। लेकिन हम भुलवाने वाले नहीं, अगर लोग भूल भी जाएंगे तो हम याद करवाते रहेंगे, हम बार बार लोगों को इनके पाप गिनवाएंगे, क्योंकि हम पापों का प्रायश्चित करेंगे। इनके पापों का परमात्मा ने हमें ये सौभाग्य दिया, लेकिन साथ ही साथ इनके पापों की घंटी अपने गले में बांध लें, इतने हम भी मूर्ख नहीं है, क्योंकि हम भी राजनीति में हैं। जो मेरा सवाल है सर, वो उस सवाल को मैं बार बार इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मुझे इस बात को लेकर पर्सनली भी, हिंदुस्तानी होने के नाते भी इस बात को लेकर तकलीफ हो रही है कि जिन सुरक्षा बलों ने एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया, उसकी साजिश को वक्त रहते ही एक्सपोज कर दिया, उन पर संदेह क्यों? मेरा सवाल इसलिए है, सिर्फ सियासत के लिए किस लिए? मतलब मैं समझ नहीं पाती इसका। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपकी चिंता वाजिब, आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं। मैंने इस प्रश्न का उत्तर कई बार पहले दिया और आज फिर दोहराता हूं। इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता कि हम अपनी सेना पर उंगली उठाएं। हम अगर बैठ करके आराम के साथ अपना भोजन करते हैं, नींद सोते हैं भरी नींद, तो इसलिए कि कोई नौजवान नागालैंड से उठ करके कश्मीर में रातों रात पेट्रोलिंग कर रहा है, पहरा दे रहा है। और इन लोगों से पूछिए, मैंने उस दिन भी कहा था, लेकिन उस बात को ये टाल देते हैं। अगर इन्हें भारतीय सेना पर इतनी आपत्ति है तो 3 लेयर का कवर लेकर के क्यों बैठे हैं सिक्योरिटी का? ये पहले क्यों नहीं त्याग देते? Z+ और कमांडो लेकर के ये घूम रहे हैं और जिनकी सुरक्षा इनको उपलब्ध है उन्हीं को गाली दे रहे हैं, केवल इसलिए कि भारतवर्ष में एक इस प्रकार का लिवरेज है कि हम हर व्यक्ति को, हर राजनेता को अपने साथ चलाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि इसका नाजायज़ फ़ायदा लिया जाए। तो अगर ये वास्तव में ये मानते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन्हें अपना सिक्योरिटी कवर त्याग दें और फिर जम करके सिक्योरिटी फोर्स को गाली दें। यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी वेदना भी ठीक है। इस विडंबना का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाने का कार्य करते हैं। और जब आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं सर, तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम सिर्फ कश्मीर की बात करना तो बात को समेटना होगा। यहाँ पर इनकी जानकारी अगर मैं चीन के लिहाज से भी कहूँ
तो वो अल्प ज्ञान लगता है, वो जानकारी कम लगती है सर, क्योंकि इनके युवा नेता ये ट्वीट करते हैं और अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं, और जिस तरह से चाइना इंडिया फेस ऑफ आता है हैशटैग में, उसके बाद ये सवाल कई बार उठता है कि इनकी पॉलिसी में चीन का नाम पहले और भारत का नाम बाद में क्यों है। ये कौन सी कूटनीति की किताब इन्होंने पढ़ी है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। इन्होंने राजनीति करते करते इस हद तक जाना कबूल कर लिया, और जो प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा भी था बड़े भरे मन से शायद, कि आपने मोदी की मुखालफत करनी है तो करिए, लेकिन भारत माँ की मत करिए। ये मोदी सरकार की मुखालफत करने के लिए, सत्ता पक्ष की मुखालफत करने की खातिर किसी दूसरे दुश्मन देश की पैरवी करने की हद तक जा सकते हैं। और ये ऐसा एक बॉटम लाइन है जो किसी भी देश में नहीं पाई जाती। जो बड़े से बड़ी विकसित प्रजातंत्र अमेरिका है, इंग्लैंड है, उनकी भी बॉटम लाइन है जहाँ तक उनके नेशनलिस्ट इश्यूज होते हैं। ये भारतवर्ष में है इस प्रकार की राजनीति, और इसको सबसे अधिक बढ़ावा देने का कार्य किया है कांग्रेस पार्टी ने। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, आपने ठीक कहा, अल्प ज्ञान। और मैं ये कहूँगा, वो जैसे कहते हैं कि एक शायर शेर भी है कि इधर भी अकी के दुश्मन उधर भी दीवाने। कुछ दीवानगी है, कुछ अनपढ़ता है। चीन का सारा मसला बना कैसे? जब वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया किसने? प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? अब नाम लेंगे तो इनको बड़ी परेशानी हो जाएगी। और 1962 जिसे हिमालयन ब्लंडर कहते हैं, उसी घटनाक्रम का नतीजा रहा। और ये मैकमोहन लाइन जो आज LAC बना हुआ और जो विवाद का कारण बना है, ये कहाँ से आया? ये सारा उसी दौरान, उसी अंतराल का वक्त था, सन 55 से लेकर के सन 64-62 तक। फिर 62 के उपरांत तो प्रधानमंत्री नेहरू जी इतने परेशान हो गए और बाद में उनका स्वर्गवास भी हो गया। इन्हीं दिल्ली की गलियों में चौल लाई को घुमाया गया था। ये कांग्रेस वाले शायद अपने इतिहास को जानते नहीं है। इनको कहिएगा अपने आर्काइव से फोटोग्राफ्स निकालें। इनके प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े थे, इनके उस तत्कालीन विदेश मंत्री खड़े थे, खुली गाड़ी में चौल लाई को लेकर के गए थे दिल्ली में से, ये घुमाते घुमाते, और फूल बरसाए थे हिंदी चीनी भाई भाई। और 2 ही वर्ष के बाद हमें नतीजा मिला। और आज ये ऐसा कह रहे हैं, शायद ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे तो अधिकतर आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो उन्हें इतिहास पढ़ने का समय नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम लोगों को इनका इतिहास याद करवाते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। हम इनके पापों का प्रायश्चित करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन इनके पापों की घंटी अपने गले में पड़ने दें, ऐसे मूर्ख नहीं है हम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर, धन्यवाद अदिति जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।